नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सफलता की सीढ़ी में। तो दोस्तों, ये आज का जो हमारा वीडियो है वो है कुबेरनाथ राय जी का निबंध उत्तरा फाल्गुनी के आसपास। दोस्तों, नेट की इकाई 9 हिंदी निबंध का ही क्रम चल रहा है हमारा दोस्तों, जिसमें उस क्रम में दोस्तों हम करीब 6-7 से ज़्यादा निबंध करा चुके हैं। अब ये आगे का है कुबेरनाथ राय जी का उत्तरा फाल्गुनी के आसपास, और इसके बाद 2 निबंध और बचते, तो निबंध की यूनिट हमारी समाप्त हो जाएगी। तो शुरू करते हैं दोस्तों। वर्षा ऋतु की अंतिम नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी। हमारे जीवन में गधे पचीसी सावन मनभावन है, बड़ी मौज रहती है, परंतु 27वें के आते आते घनघोर भाद्रपद के असहनीय संकेत मिलने लगते हैं और तीसी के वर्षों में हम विधुन में भाद्रपद के काम क्रोध और मोह का तमिस्त्र सुख भोगते हैं। इसी काल में अपने आप में स्वभाव के अनुसार हमारी शीश रक्षा कृतार्थ होती है। फिर 40 में लगते लगते हम भाद्रपद की अंतिम नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी में प्रवेश कर जाते हैं और 2-4 वर्ष बाद अर्थात उत्तरा फाल्गुनी के अंतिम चरण में जरा और जीर्णता की आगमनी का समाचार काल तुरंत दूर से ही हिनहिना कर दे जाता है। वास्तव में सजग, संपर्क, सावधान, सतर्क, सचेत और कर्मठ जीवन जो हम जीते हैं वह है 30 और 40 के बीच। फिर 40 से 45 तक उत्तरा फाल्गुनी का काल है। उसके अंदर पग निक्षेप करते ही शरीर की 60 इंद्रियों में थकावट आने लगती है। अस्थि जायते वर्धते, ये 3 धीरे धीरे शांत होने लगती है, उनका वेग कम होने लगता है और उनके विपरीत 3 विपत्ति रमणते, अपक्षीयते और विनश्यति प्रबलतर होती है। उन्हें प्रदोष बल मिल जाता है। वे शरीर के बैठे रुपुओं के 60 गांठ कर लेती हैं और फल होता है जरा के आगमन का अनुभव। 45 के बाद ही शीश पर काश फूटना शुरू हो जाता है। वातावरण में लोमड़ी बोलने लगती है। सुख और सारिका उदास हो जाते हैं। मयूर अपने श्रृंगार कलाप का त्याग कर देते हैं और मानस की अल्पवर्णा मारकन्याएं चौबा चंदन और चित्र सारी त्याग कर प्रवज्ञा या बलकल वसन धारण कर लेती है। अतः बचपन भले निर्मल प्रसन्न हो, गधे पचीसी भले ही मधुनी हो, परंतु जीवन का वैवाग जिस पर हमारे जन्म लेने की सार्थकता निर्भर है 25 और 40 या ठेल ठाल कर 45 के बीच पड़ता है। इसके पूर्व हमारे जीवन की भूमिका का तैयारी का काल है और इसके बाद फलागम या निमिसिस की प्रतीक्षा का। जो हमारे हाथ में था, जिसे करने के लिए हम जानते थे, वह वस्तुतः घटित होता है 25 और 45 के बीच। इसके बाद तो मन और बुद्धि के वानप्रस्थ लेने का काल है। देह भले ही 1 मधु 2 मधु असंख्य मधु 60 वर्ष तक भोगती चले, पर इस 25-35 की अवधि में भी असल हीर रचती है तो सोत्री। 30 सोत्री के वर्षों का स्वभाव साण पर चढ़ी तलवार की तरह होता है। 30 सोत्री का वर्षों का स्वभाव साण पर चढ़ी तलवार की तरह है। वर्ष प्रतिवर्ष उन पर नई धारा, नया तेज चढ़ता जाता है। 40वें वर्ष तक मुझे क्रोध आता है उन लोगों पर जो विधाता ब्रह्मा को बूढ़ा कहते हैं और चित्र तथा प्रतिमा में उन्हें वायोबद्ध रूप से प्रस्तुत करते हैं। मैंने दक्षिण भारत के एक मंदिर में एक बार ब्रह्मा की अत्यंत सुंदर 30 युवा मूर्ति को देखा। देखते ही मैं कलाकार की औचित्य मीमांसा पर मुग्ध हो गया। जो सर्जक है, सृष्टि करता है, वह निश्चय ही चिरयुवा होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर उत्तरा फाल्गुनी का दोस्तों वर्णन दिया है। एक बहुत ही शुभ नक्षत्र होता है। उसके माध्यम से दोस्तों हमारे जो जीवन काल है, इतिहास काल दोस्तों, उसको दिखाना चाहते हैं कुबेरनाथ जी। उसी क्रम को दोस्तों यहाँ पर दिखाया है और कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें भी यहाँ पर दी हैं कि जो 25 से 45 साल की उम्र है दोस्तों, जो भी कुछ करना होता है, जो भी कुछ तुम्हें पाना होता है, अच्छा बुरा भला जो भी तुम्हारा लक्ष्य होता है वो पार करने का, वो एक समय सीमा 25 से 45 के बीच में होती है। और ये जो शब्द बार बार आप सुने दोस्तों, 30 साल के बाद वाला, वो दोस्तों बहुत ही
वो शब्द मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। वो है तीसोत्तरी। तीसोत्तरी मतलब 30 को पार करने वाली उम्र। ठीक है, कुछ थोड़े सामान्य मतलब शब्दों का प्रयोग किया है दोस्तों, तद्भव शब्दों का। आगे चलते हैं। देखकर ही मैं कलाकार की औचित्य में यहाँ पर मुग्ध हो गया। यह जो कथन है दोस्तों वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं इसे अंडरलाइन करके बता देता हूँ कौन सा है। ये ये वाली लाइन जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो सृष्टि करता है वह निश्चय ही चिरयुवा होगा। प्राचीन या बहुकालिक का अर्थ जर्जर या बूढ़ा नहीं होता। जो सर्जक है, पिता है, प्रॉफिट है, नई लीग का जनक है, प्रजाता है। वह रूप माधव का रोमांटिक काम किशोर भले ही न हो, परंतु वह दांत झरा, बाल झरा, गलिततम पलितम मुंडम कैसे हो सकता है। उसे तो अनुभवी पुंगव तीसोत्तर युवा के रूप में ही स्वीकार करना होगा। जवानी एक चमाचम धराधार खड़क है, उस पर चढ़कर आदि असिधाराव्रत या वीराचार करने वाली प्रतिभा ही पावक दग्ध होठों में देवताओं की भाषा बोल पाती है। युवा अंग के पोर पोर में फास्फोरस जलता है और युवा मन में उस फास्फोरस का रूपांतरण हजार हजार सूर्यों के सम्मिलित पावक में हो जाता है। मेरी समझ में सृष्टिकर्ता की कवि की और विप्लव नायक की, सेनापति की, सूरवीर की, विद्रोही की कल्पना श्वेत केश वृद्ध के रूप में नहीं की जा सकती। अतः प्रजापति विधाता तो सदैव 30 वर्ष के पट्टे सुंदर युवा के सुंदर रूप में ही कल्पित करना समाचीन है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों एक्सपीरियंस यानी कि हमारा जो एक्सपीरियंस होता है, अर्थात हमारा जो अनुभव होता है दोस्तों, यहाँ उस पर प्रायोरिटी दी है कुबेरनाथ जी। वो कहना चाहते हैं जिसके पास ढेर सारा अनुभव है वो बूढ़ा कैसे होता है। अनुभव कभी बूढ़ा नहीं होता, अनुभव हमेशा जवान रहता है। और वो भले ही चाहे देखने में उसके बाल सफ़ेद हो गए हों या रूप सज्जा से भले ही वो बूढ़ा दिखता हो, लेकिन उसकी अनुभव उसका आज भी तेज है और उसे हम चिर बूढ़ा नहीं कह सकते। वास्तव में 30वां वर्ष जीवन के सम्मुख फण उठाए एक प्रश्न चिन्ह को उपस्थित करता है और उस प्रश्न को पूरा उसका समाधान मूल्य हमें चुकाना ही पड़ता है। किसी भी पुरुष या नारी की कीर्ति गरिमा उसकी प्रश्न चिन्ह की गुरुता और लघुता पर निर्भर करती है। गौतम बुद्ध ने 19 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर अमृत के लिए महाविनिष्क्रमण किया। यीशु क्राइस्ट ने 30 वर्ष की अवस्था में अपना प्रथम संदेश सरमन ऑन दी माउंट यानी गिरी शिखर पर प्रेजेंट दिया था और 33वें वर्ष में उन्हें सलीब पर चढ़ा दिया गया। उनका समूचा उपदेश काल 3 वर्ष में भी कम रहा। वाल्मीकि के अनुसार रामचंद्र को तो 30 के आसपास ही वास्तव में 27 वर्ष की उम्र में वनवास हुआ था। उस समय सीता की आयु 18 वर्ष थी और वनवास के 13वें वर्ष तथा सीता के 30वां पार करते करते ही सीता हरण की ट्रेजेडी घटित हुई। अतः 30वां वर्ष सदैव वर्ण के महामूर्त के रूप में आता है और संपूर्ण दशक उस वर्ण और तेज के दाय से अविष्ट रहता है। 30उत्तर दशक जीवन का घनघोर कुरुक्षेत्र है। यह काल गधे पचीसी के विपरीत एक क्षुरधार काल है, जिस पर चढ़कर पुरुष या नारी अपने को आविष्कृत करते हैं और अपने अपने मर्म और धर्म के प्रति अपने को सत्य करते हैं, अपनी अस्तित्वगत महिमा उद्घाटित करते हैं अथवा कम से कम ऐसा करने का अवसर तो अवश्य पाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ दी है कुबेरनाथ राज जी ने, वो ये है 30उत्तर दशक का घनघोर कुरुक्षेत्र है। दोस्तों ये वाली जो पंक्ति है ये और ये जो पंक्ति है दोस्तों वो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है, और यहाँ पर ये एक चीज़ और बताई है कुबेरनाथ जी ने, वो ये कि जो 30 साल की जो उम्र है वो जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पल होता है, महत्वपूर्ण समय होती है और वही होती है जहाँ आप एक सही राय, अपनी एक पहचान, अपनी एक इमेज जो अपने को पाने का जो भी चीज़ होती है दोस्तों वो 30 वर्ष की आयु में ही कर लेता है। तो यहाँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंस होता है। 40 लगने के बाद 45 तक यथास्थिति की उत्तरा फाल्गुनी चलती है, पर इसमें जीवन की प्रतिकूल और अनुकूल उर्मियाँ परस्पर के संतुलित होना प्रारंभ कर देती हैं और प्राण शक्ति अवरोह की ओर उन्मुख हो जाती है। इसके बाद अनुकूल उर्मियाँ स्पष्ट तक हार कर होने लगती हैं और प्रतिकूल उर्मियाँ प्रबल होकर देह की गांठ गांठ में बैठे ऋतुओं में मेल कर बैठती हैं। मन हारने लगता है, सृष्टि अनाकर्षक और रति पूरी प्रतिकूल लगने लगती है, वृद्धि का तेज घट जाता है और वह स्वीकारपंथी यानी कि
फर्मिष्ट होने लगती है और आत्मा की दाहक तेजमयी शक्ति पर विकार का धूम्र छाने लगता है। मैं तो यहाँ पर 45वें वर्ष की बात कर रहा हूँ, परंतु मुझे स्मरण आती है कि दोस्तों विस्की जिसने 40 के साथ ही जीवन को धिक्कार दे दिया था, मैं 40 वर्ष जी चुका। 40 वर्ष ही तो असली जीवन काल है। तुम जानते हो कि 40 में माने चरम बुढ़ापा। दरअसल 40 से ज़्यादा जीना असभ्यता है, अश्लीलता है, अनैतिकता है। भला 40 से आगे कौन जीता है? मूर्ख लोग और व्यर्थ लोग। नोट्स फॉर्म अंडरग्राउंड से दोस्तोयेवस्की की इस उक्ति का यदि शाब्दिक अर्थ न लिया जाए तो मेरी समझ में इसका यही अर्थ हुआ कि 40 वर्ष के बाद जीवन में सहज लक्षणों का परिवर्धन सृजन का आत्मिक और मानसिक स्तरों पर ह्रास होने लगता है। पर मैं साठा तब तक पाठा कि उक्ति वाली गंगा की कछार का निवासी हूँ। इसी में इस अवधि को 5 वर्ष और आगे बढ़ाकर देखता हूँ। यद्यपि दोस्तों इसकी की मूल थीसिस मुझे सही लगती है, लेकिन शक्ति क्षय की प्रक्रिया 40 के बाद ही प्रारंभ हो जाती है, यद्यपि यह स्पष्ट रहती है। ठीक है, मैं इस समय 1972 ईस्वी अपना 38वां पावन झेल रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और उद्घाटित कर दी है कुबेरनाथ राय जी ने, वो ये कि यह जो रचना लिखी जा रही है 1972 में लिखी जा रही है और 1972 में कुबेरनाथ राय जी 48वां पावस यानी कि 48 साल के हो चुके हैं। तो दोस्तों ये वाला नोट कर लिए, ये इम्पोर्टेंट है। इस पर किसी प्रकार से घूम करके प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, पूर्वा फाल्गुनी की विकारग्रस्त यौवन जल पी पी कर मैं क्षिप्त से भी आगे एक पग विक्षिप्त हो चुका हूँ और सीध ही मोह विमूढ़ होने वाला हूँ। भाद्र की पहली नक्षत्र है, माघा में अगाध जल है। पृथ्वी की तृषा अश्वेता और मघा के जल में ही तृप्त होती है। यदि मघा में धरती की प्यास बुझी तो अपने मघा मतलब दोस्तों ये महीना है माघ महीना, भाद्र मतलब भादों का महीना हिंदी में जो होते भाद्रपद, और ये मघा माघ महीने से लास्ट जल है। पृथ्वी की तृषा अश्लेषा और मघा के जल में तृप्त होती है। यदि मघा में धरती की प्यास नहीं बुझी तो उसे अगले सवंतर तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। तो दोस्तों यहाँ इसका कहने का तात्पर्य ये है कि माघ का महीना दोस्तों हमारे यहाँ जो होता है वो बरसात का महीना होता है, और उस बरसात के महीने में अगर पृथ्वी की प्यास नहीं बुझी तो उसे पूरे अगले बरसात के मौसम तक का वेट करना पड़ता है। तो दोस्तों ये कहना चाहते हैं यहाँ पर कुबेरनाथ राय जी, इस लाइन के माध्यम से इम्पोर्टेंट है, ध्यान कर लें। मघा में इसकी झड़ी झकोर का स्तवन गान कवि और किसान दोनों खूब करते हैं। वर्षे मेघा मघा झकोरी झकोरी, मतलब बारिश के लिए दोस्तों ये यहाँ पर बोला जा रहा है। मोर दुई नैन चुसे चुबे जस ओरी, मघा बरसी मानो दूध वर्षा मधु वर्षा। इस माघ के बाद आती है पूर्व फाल्गुनी जो बड़ी ही रद्दी कंडम नक्षत्र है। ठीक है दोस्तों, इंग्लिश शब्द का भी रद्दी कंडम नक्षत्र है। इसका पानी फलद जायदाद के लिए हानिकारक होता है, फसल और जायदाद के लिए हानिकारक होता है, यानी गलत समय की जो बरसात होती है दोस्तों, कहने का तात्पर्य ये है। और उत्तर भारत में बाढ़ वर्षा का भय भी सर्वाधिक इसी नक्षत्र काल में रहता है। इसी में उत्तर भारतीय गंगा तीरी किसान इसे एक कीर्ति नासा या कर्मनासा नक्षत्र जानते हैं। इसके बाद आती है उत्तरा फाल्गुनी यानी कि भाद्रपद की अंतिम नक्षत्र, जो कि समूचे पावस में मघा के बाद दूसरी उत्तम नक्षत्र है, और इसका पानी स्वास्थ्यप्रद और स्वभावपरक होता है। और इस 38वें पावन में अपने जीवन का पूर्व फाल्गुनी काल भोग रहा हूँ, यद्यपि साथ ही साथ द्वार पर उत्तरा फाल्गुनी का आगमन भी देख रहा हूँ। 40 आने में अब कितनी देर ही है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो मास का महीने दोस्तों महीने के बारिश के महीने का है दोस्तों के वर्णन आदमी की जीवनचर्या के साथ किया है, आदमी की उम्र के साथ तुलना की है यहाँ पर। ठीक है, तुलनात्मक समीक्षा की है यहाँ पर दोस्तों कुबेरनाथ राय जी ने। विचारात्मक निबंध है दोस्तों एक ये इस प्रकार का, और उनका कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार जो उत्तरा फाल्गुनी है जो कर्मनासा है दोस्तों पूर्व फाल्गुनी, वो 30 साल की उम्र के से 35 साल की उम्र में जो समय काल होता है एक इंसान का, वो पूर्वा फाल्गुनी होता है। इससे कंपेयर किया है, उत्तरा फाल्गुनी के बाद का होता है। तो बुरा समय जो होता है वो दोस्तों 3 से 5 तक यानी कि सबसे कठिन समय जिसे हम कहते हैं, जहाँ पर सारे उसको सारे संसार से लड़के दुख झेलना पड़ता है एक इंसान को कुछ बढ़ने के लिए, वो इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर कंपेयर किया है हमारे हिंदू
जो वार्षिक महीने उससे। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। ये लास्ट वाली लाइन दोस्तों, ये पूर्वा फाल्गुनी काल बोल रहा हूँ, ये वाली महत्वपूर्ण है, आप याद कर लीजिएगा। अतः आज पूर्वा फाल्गुनी का अंतिम पान पत्र मेरे हाथ होठों में संलग्न है। क्रोध मेरी खुराक है, लोभ मेरा नयनरंजन है, और काम भुजंग मेरी क्रीड़ा सहचर है। इनको मैं ही क्रमशः विद्रोह, प्रगति और नवलेखन कहकर पुकारता हूँ। भले ही विकार जल हो, भले ही इसमें श्रेय प्रेय गति मुक्ति कुछ भी न हो, परंतु इसमें जीर्णता और जड़ता नहीं। यह जरा और वृद्धत्व का प्रतीक नहीं। जरा मतलब दोस्तों बूढ़े से होता है, जरा और वृद्धत्व का प्रतीक नहीं। पूर्वा फाल्गुनी द्वारा प्रदत्त विक्षिप्तता की भी यौवन का ही एक अनुभव है। मुझे लग रहा था कि मेरे भीतर कोई उपंग बजा रहा है, क्योंकि मेरे सम्मुख द्वार पर काल नट्टिन अर्थात उत्तरा फाल्गुनी त्रिभंग रूप में खड़ी है, और मैं उसे मार की 3 कन्याओं यानी कि त्रिसारथी और आरती को देख रहा हूँ। कांचन पद, क्रांति हर कर पल्लव, कुणी केश बिंबाधार, विशाल विज्ञिम धू भू और दक्षिणावर्त नाभि और त्रिबली रेखा से युक्त इस भुवन मोहन रूप को मैं देख रहा हूँ। तो दोस्तों ये भी महत्वपूर्ण है, ये वाली पंक्ति, इसमें आप याद करिएगा। इस प्रकार उत्तरा फाल्गुनी का जो दोस्तों दृष्टांत दिया है, उत्तरा फाल्गुनी है कैसी, किस प्रकार की है दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन किया उत्तरा फाल्गुनी को। और उत्तरा फाल्गुनी का कंपेयर कैसे किया, 40 साल की उम्र के बाद को यहाँ पर उत्तरा फाल्गुनी से कंपेयर किया है। यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। तो उपंग एक विचित्र बाजा है। काल पुरुषों की उंगलियां चटाक चटाक पड़ती हैं और आहत नाद का छंदोबद्ध रूप निकलता है। बीच बीच में हिचकी के साथ वह हिचकी भी उसी काल विदूषक को बढ़ती हैं, और यह पंग के तालबद्ध स्वर को अधिक सजीव और मार्मिक कर देती है। मैं अपने भीतर बसते यौवन का यह उपंग संगीत सुन रहा हूँ और अपने मनोविकारों का चक्कर पान कर रहा हूँ। ठीक है, मुझे कोई चिंता नहीं। अभी वानप्रस्थ का शरद काल आने में काफ़ी देर है। इस क्षण उसकी चिंता करूँगा। इस क्षण तो वह मौज ही मौज है, भले ही वह कटुतिज्ञ मौज कहो क्यों ना हो, या काम भुजंग के डसने पर जो नीम की मीठी लगती है वह। अतः यह काल नटी, यह पूर्वा फाल्गुनी या उत्तरा फाल्गुनी या नैना जोगिन कितनी भी भ्रांति माया का मृगजाल क्यों न हो, मैं अपने रूप में आबद्ध हूँ। इसमें मुझे वही स्वाद आ रहा है जो मायापति भगवान को अपनी माया के काम मधु का स्वाद देते समय प्राप्त होता है, और जिस स्वाद को लेने के लिए मैं परम पद के भास्वर सिंहासन को छोड़कर हम लोगों के बीच बार बार आते हैं। अतः यह इस समय मुझे कोई चिंता और कोई परवाह नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर यह दिखाया है कुबेरनाथ जी ने कि भगवान जो बार बार अवतार लेता है, इस पूर्वा फाल्गुनी उत्तरा फाल्गुनी के मज़े को लेने के लिए, इस उम्र के मज़े को लेने के लिए ही वो अपना सब कुछ छोड़कर यहाँ पर आते हैं, ऐसा यहाँ पर कुछ कहा है। अगला है परंतु एक न एक दिन वह क्षण भी निश्चय ही उपस्थित होगा जिसकी श्रृंगारहीन शरद यामिनी के पीछे जीर्ण हेमंत और मृत्यु शीतल शरीर को प्रेत छाया रखती रहेगी। उस दिन तुम क्या करोगे? मैं तुम्हारे पास कोई बीज मंत्र और कोई रोटका, कोई धारणी मंत्र जिससे तुम अगले 20-22 वर्षों तक उत्तरा फाल्गुनी के पगों को स्तंभित कर दो, और वह अगले 20-22 वर्ष तुम्हारे द्वार देश पर शिथिल दक्षिण चरण ईसंत कुंचित जानू के साथ आवंग मुद्रा में नत ग्रीव खड़ी रहे और तुम्हारे हुक्म की प्रतीक्षा करती रहे। ऐसा कोई ऐसा जीवन दर्शन, ऐसा सिद्धाचार, ऐसा काया सिद्ध जिससे बाहर शरद शिशिर पतझर हेमंत आए और जूझते हार खाते चले जाएं, परंतु मानस की द्वार देहरी पर यह उत्तरा फाल्गुनी एक रस 60 वर्ष की आयु तक बनी रहे। है कोई ऐसा उपाय? यह प्रश्न रह रहकर मैं स्वयं अपने से ही पूछता हूँ। आज मैं 13 वर्ष पूर्व भी मैंने इस प्रश्न पर चिंता की थी। उक्त चिंतन में तो समाधान निकला, मैंने कार्य रूप में परिणित कर दिया, परंतु इन 13 वर्षों को असंख्य भाव प्रतिभाओं के मुंडपात हुए हैं, और आज मैं मूल्यों के कबंध वन में भाव प्रतिभाओं के केतु कातार में बैठा हूँ। आज जगत वही नहीं रहा जो 13 वर्ष पूर्व था। तो दोस्तों ये लाइन भी बहुत महत्वपूर्ण थी। एक ग्रीक दार्शनिक की उक्ति है कि नदी में हम दोबारा हाथ नहीं डाल सकते, क्योंकि नदी की धार क्षण प्रतिक्षण और ही होती रह जा रही है। काल प्रवाह की एक नदी है और जिसमें की कोई बूंद स्तर नहीं। अतः शताब्दी के 8वें दशक के इस प्रथम चरण में मुझे उसी प्रश्न को पुनः सोचना है, कैसे जीर्णता या जरा को यदि संपूर्ण
जितना संभव हो तो काफ़ी देखकर यथासंभव दूरी तक वंचित रखा जाए। कैसे अपने दैहिक यौवन को नहीं तो मानसिक यौवन को निरंतर धारदार और चिरंजीवी रखा जाए। उस दिन तो मेरे सीधा सीधा उत्तर ढूंढ लिया था, तथापि कि 13 पुत्रों से यौवन उधार लेकर, अर्थात मैं कोई नौकरी न करके कॉलेज में अध्यापक करूँ तो मुझ 55 या 60 वर्ष की आयु तक युवा शिष्य शिक्षाओं के मध्य पास करने का अवसर सुलभ होगा। मैं इतनी आशा, आकांक्षा, उत्साह, साहस और उद्यमता आदि में वैसे ही अनुप्रमाणित हूँ, जब अवशिष्ट रहूँगा जैसे चुंबकीय आकर्षित क्षेत्र में पड़कर साधारण लोहा भी चुंबक बन जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर कुबेरनाथ राय जी ने कई बार मैंने देखा है ज्योतिष ज्ञान और हमारे हिंदी ज्ञान के साथ साथ कई बार बहुत ही साइंटिफिक यानी कि विज्ञान के वर्णों का भी यहाँ पर उन्होंने काफ़ी प्रयोग किया और सही उनका उदाहरण दिया है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। परंतु विगत दशक के अंतिम 2 वर्षों में जब मेरे बाल खिल्ले सहचरगण छिन्नमस्ता राजनीति में रंगरूट बनने लगे, तब जब उन्होंने मेरे गुरुओं गांधी, विवेकानंद, विद्यासागर, सर आशुतोष की प्रतिमाओं और उनके द्वारा प्रतिपादित मूल्यों का अनर्गल मुंडपात करना शुरू कर दिया, जब इनके नए दार्शनिकों ने कहना प्रारंभ किया कि अध्यापक और छात्र के बीच भी श्रेणी शत्रुओं का संबंध है, क्योंकि अध्यापक भी स्थापित व्यवस्था का एक अंग है और व्यवस्था का भंजन ही श्रेष्ठतम पुरुषार्थ है। तब देश में घटित होती हुई इन घटनाओं पर विचार करने और क्रांति का नई पीढ़ी के दार्शनिक तथा यथा हेवर्ट, मार्क्यूज, चे गुएवारा और ब्रेटिंग कोहन आदि की चिंताधारा से यथासंभव अल्प स्वल्प परिचय का पा करने के लिए एक निष्कर्ष तक पहुँचा कि मैं इन अपने भाइयों, अपने हृदय के टुकड़ों के साथ जो आज छिन्नमस्ता राजनीति के रंगरूट हैं, कुछ ही दूर तक आधे रास्ते तक ही जा सकूँगा। विविध प्रकार के नारों से आक्रांत ये नए पूर्वा यानी पूर्वा का शब्दार्थ होता है रवों यानी कि आवाज़ों के नारों। आक्रांता का पूरित पुरुष यथाति पुरानी पीढ़ी का प्रतीक है, जो कि पूर्वा नई पीढ़ी का है। यदि पूरे यौवन उधार देंगे भी तो बदले में मुझे भी कमंद में सुरपात्रित होने को कहेंगे, और मैं कैसे अपना चेहरा, अपनी आत्मसत्ता, अपना व्यक्तित्व त्याग दूँ। छिन्नमस्त पुरुष बनकर यौवन लेने में क्या लाभ, बिना मस्तक के, बिना अपने निजी नयन मुख कान के उस उधार प्राप्त नवयौवन का क्या अर्थ। रूप, रस, गंध और गान से वंचित रह जाऊंगा। केवल शिष्योदर वाला व्यक्तित्व लेकर कौन जीवन यौवन भोगता चाहेगा। कम से कम बुद्धिजीवी तो नहीं, आत्मार्थ पृथ्वी त्यजेत। अतः चिर यौवन को इन शिष्य पूर्वाओं की नई पीढ़ियों से दान के रूप में नहीं लेना है। 13 वर्ष पहले का चिंतन समाधान आज व्यर्थ सिद्ध हो जाता है, क्योंकि मुझे अन्यत्र चिर यौवन का अनुसंधान करना है। कहीं न कहीं मेरे अंदर अमृता कला की गांठ होगी, उसे भी मुझे आविष्कृत करना होगा, जो बाहर बाहर अप्राप्य है और वह सब कुछ भीतर भीतर सुलभ है। मैं अपने ही हृदय समुद्र का मंथन करके प्राण और अमृत के स्रोत किसी चंद्रमा को आविष्कृत करूंगा। 13 वर्ष पुराना समाधान आज काम नहीं आ सकता। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर उन्होंने 13 वर्ष पहले की समीक्षा को दोबारा से दोहराने की कोशिश की है और उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं कुबेरनाथ राय जी। मैं मानता हूँ समाज और शास्त्र में शब्दों के बिहू के पीछे एक कपट पाला जा रहा है। मैं बाल खिल्लियों के क्रोध की सतर्कता को स्वीकार करता हूँ, पर साथ ही छिन्नमस्ता शैली की गंदे रंगंध और आत्मघाती समाधान को भी मैं बेहिचक बिना सील मुरवत के अस्वीकार करता हूँ। अपना मस्तक काटकर स्वयं उसी का रक्त पीना तंत्राचार, विराचार हो सकता है, परंतु यह न तो क्रांति है न समर है। पुरानी पीढ़ी का चिरयक्षत्व मुझे ही अच्छा नहीं लगता। मैं चाहता हूँ कि वह पीढ़ी अब खिजाव आरसी का परित्याग करके संन्यास ले ले। शासन और व्यवस्था की पुतली हरों की मसीन कन्याएं उसे बूढ़ी उंगलियों के सूत्र संचारण में उग गई हैं और उनकी गति में रह रहकर छंद पतन हो रहा है। यह बिल्कुल न्याय संगत प्रस्ताव है कि पूर्व पीढ़ी उनकी मनुस्मृति और कोपिन वगैरह में दबाकर पुतली घर से बाहर हो जाए और नई पीढ़ी को अर्थात हमें और हमारे बाल खिलियों को हमारे भविष्य की यश अपयश का पट स्वयं बुनने का अवसर दें, जिससे मैं अपने कल्पित नक्शे, अपने अर्जित हुनर को इस कीर्ति पट पर काटने का अवसर पा सकूं। यह सब सही है, परंतु क्या इन बातों की संपूर्ण सिद्धि के लिए पुतलीघर का ही अग्निदाह, पुरानी पीढ़ी के द्वारा बने कीर्ति पट के विस्तार का दाह, उसके श्रम फल का तिरस्कार आदि आवश्यक है? क्या ऐसा सब करना एक आत्मघाती प्रक्रिया नहीं?
इस स्तर पर डॉक्टर राधाकृष्णन या आचार्य विनोबा भावे की राय को उद्धृत करूं तो वह क्रांति के इन दुग्ध कुमारों के लिए कौड़ी की तीन ही होगी। अतः मैं लेनिन जैसे महान क्रांतिकारियों का राय उद्धृत कर रहा हूँ। तो दोस्तों, कौड़ी की तीन का मतलब तीन की कौड़ी होता है, ये ऐसा शब्द है, एक कहावत है। और यहाँ पर ये उद्धृत कर रहा हूँ। 1922 में लेनिन ने लिखा था कि सारी सभ्यता संस्कृति जो पूंजीवाद निर्मित कर गया है, हमें स्वीकार करना होगा और उसके द्वारा ही समाजवाद गठन होगा। पूर्व पीढ़ी के सारे ज्ञान, हमारे विज्ञान, सारी यांत्रिकी और स्वीकृत कर देना होगा, उसकी सारी कला को स्वीकार कर लेना होगा। हम सर्वाहारा संस्कृति के निर्माण की समस्या तब तक हल नहीं कर सकते जब तक साफ साफ न समझ लेगी मनुष्य जाति के सारे विकास और संपूर्ण सांस्कृतिक ज्ञान को ग्रहण किए बिना यह संभव नहीं। उसे समझकर सर्वाहारा संस्कृति को पुनर्रचना करने में हम सफल हो सकेंगे। सर्वाहारा संस्कृति अज्ञात शून्य से उपजने वाली चीज़ नहीं, वह उन लोगों के द्वारा गढ़ी ही जा सकती है जो सर्वाहारा संस्कृति के विशेषज्ञ विद्वान कहे जाते हैं। ये सब बातें मूर्खतापूर्ण हैं, इनका कोई अर्थ नहीं होता। सर्वाहारा संस्कृति उसी ज्ञान का सामाजिक सहज विकास होगी जिसे पूंजीवादी, सामंतवादी और अमलातांत्रिक वस्तुओं के जुड़े में नीचे हमारी संपूर्ण जाति ने विकसित किया है। यह बात तो स्वामी दयानंद या पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी की होती तो बड़ी आसानी से कह सकते थे, मारो गोली, सब बूर्जवा बकवास है। पर कहता है क्रांतिकारियों का पितामह लेनिन, जिसे एक कट्टर बंगाली मार्क्सवादी नीरेंद्र नाथ राय ने अपनी पुस्तक शेक्सपियर हिज ऑर्डिनेंस के पृष्ठ 49-50 पर उद्धृत किया है। आज प्राय लोग पुकार कर कहते हैं, देखो देखो जोखिम उठा रहा है, मूल्य वंजन कर रहा हूँ, और अंधे और बंधु जोखिम उठा रहे हो या नाम कमा रहे हो। यह तो आज अपने को प्रतिष्ठित बनाने और जागृत सिद्ध करने का सबसे सटीक तरीका यानी कि शॉर्टकट यानी कि तिरछा रास्ता है। जो तुम नहीं उठा रहे हो, तुम तो धार के साथ बह रहे हो, और यह बड़ी आसान बात है। आज जोखिम वह उठा रहा है जो नदी के वर्तमान धारा के प्रतिकूल यानी धार के हुक्म को स्वीकारते हुए कह रहा है, मूल्य भी क्या तोड़ने की चीज़ है, जो तोड़ेगे वह बदला जा सकता है, तोड़ा नहीं जा सकता। मूल्य स्थिर का सनातन नहीं होता, वह भी मान लेता हूँ, परंतु एक अविच्छिन्न मूल्य प्रवाह, एक सनातन मूल्य परंपरा का अस्तित्व तो मानना ही होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर कबीरनाथ राय जी ने बहुत ही सुंदर बात की है कि रिस्क तो लेना पड़ता है और उसका परिणाम दोनों तरह का हो सकता है, अच्छा भी और बुरा भी। और ये शॉर्टकट दोस्तों यहाँ जो दिखाया है, ये तो शॉर्टकट आजकल बहुत चलता है कि किसी चीज़ को विवादित कर दीजिए, विवादित होने के बाद वो अपने आप ही फेमस हो जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। जैसा कि हमारे यहाँ फिल्मों में तो खासकर ऐसा बहुत हो रहा है, नए बाल खिल्ले दार्शनिक कहेंगे यह धार के विपरीत जाना हुआ, यह तो प्रतिक्रियावाद है। ऐसी अवस्था में मेरा उन्हें उत्तर है, कभी कभी नदी की धार पथभ्रष्ट भी हो जाती है, यह सदैव प्रकृति की दिशा में ही नहीं बहती, वह स्वभाव से अधोगति की जाने वाली होती है। और आज तो बन्या काल है, बन्या काल में धार पथभ्रष्ट रहती है और कर्मनाशा, कीर्ति नशा और कलामुखी बनकर हमारे गांव को रसातलन पहुँचाने आ रही हैं। अतः इस क्षण हमारी प्यारी नदी ही शत्रु रूपा हो गई है और यहाँ गांव को बचाना है तो हम धार के प्रतिकूल सबर करेंगे। यदि हम अपना घर द्वार फूंक कर तमाशा देखकर मौज लेने वाले आत्माभोगी नीरों की संतान नहीं है तो हमें इस नदी में समर करना ही होगा। यही हमारी जिजीविषा की मांग है और इसके प्रतिकूल को कुछ कहा जा सकता है, वह नई पीढ़ी की बात तो या पुराने की मुमुक्षा का मुक्ति भोग है। वह यह सब विद्रोह नहीं, बूर्ज डेसविस का नया रूप है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अतः मैं धार के साथ न बहकर अकेले अपने अंदर की अमृता कला का आविष्कार करने को कृत संकल्प हूँ। बिना रोध के, बिना तट के जो धार है वह कालमुखी बन्या है, रोगवती और तटनी नहीं। यूँ तो वह मैं मानता ही हूँ कि सजर का संरचनाकार के लिए नॉन कन्फर्मिस्ट होना जरूरी है, उसके बिना उसकी सत्यता प्राणवती नहीं हो पाती और नई लीक नहीं खोज पाती। अतः मुझे भी विद्रोही बहनों से, दार्शनों से अपने किसी न किसी रूप में आजीवन संयुक्त रखना ही है। एक लेखक होने के नाते मेरी यही नियति है और इस तथ्य को अस्वीकृत करने का अर्थ अपनी शिष्टता की सारी संभावना का अवरोध। परंतु लेखक, कवि या किसी भी साहित्यकार क्षेत्र के सजग का विधाता को यह भी गांठ में
में बांध लेनी चाहिए कि 100% अस्वीकार या नॉन कन्फर्मिज्म से भी रचना या सृजन असंभव हो जाता है, परंतु अस्वीकार से ही नए का आविष्कार संभव है। यह कुछ हद तक ठीक है, परंतु नए भावों या नए विचारों के उद्गम के बाद उपकरण या अभिव्यक्ति के साधन का प्रश्न उठता है और उसके लिए नॉन कन्फर्मिज्म को त्याग कर 75% पुराने उपकरणों में ही निर्वाचित संशोधित करके कुछ को स्वीकार कर लेना होता है। और रचना की आइडिया के आविष्कार के लिए तो अवश्य विद्रोही मन चाहिए। तो दोस्तों यह जो पंक्ति है वो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, मैं आपको अंडरलाइन करके बता देता हूँ कौन सी वो है। रचना की आइडिया के आविष्कार के लिए विद्रोही मन होना चाहिए। ठीक है, ये पंक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है। परंतु रचना का कार्य प्रोसेस आइडिया के आविष्कार के साथ ही समाप्त नहीं हो जाता। रचना प्रक्रिया में स्वीकारवादी मन को भी उतना ही आवश्यकता होती है, अन्यथा आइडिया या ज्ञान का प्रक्रिया में रूपांतरण संभव नहीं। अतः प्रत्येक सर्जक का विधाता जीवन के चाहे किस क्षेत्र में हो, विद्रोह या स्वीकारवादी दोनों तक साथ ही साथ होता है। 100% अस्वीकार के फैशनेबल दर्शन के प्रति मेरा अपेक्ष यह भी है कि यह एक स्वयं आरोपित नो एक्सिट द्वारा या वातायन रहित अवरुद्ध कक्ष है। इसको लेकर बहुत आगे तक नहीं लाया जा सकता। यह दरअसल विषय और विधा की दोनों की नकारात्मक सीमा बांध कर बैठा है और इसके द्वारा अपने स्वयं को पूरा नहीं पहचाना जा सकता। तो स्वयं से बाहर इतिहास और समाज को समझाने की तो बात ही नहीं उठती। अतः यह 100% अस्वीकार का दर्शन कभी अस्तित्ववाद का चेहरा लेकर आता है तो कभी नब्बे मार्क्सवाद का, क्लासिकल मार्क्सवाद से भिन्न। और ये दोनों मानसिक बौद्धिक स्तर पर मौसेरेबाई हैं। ये तो एक ह्रासोन्मुखी संस्कृति की संतान है। योग शास्त्र के मन की 5 अवस्थाएं कही गई हैं, क्षिप्त, विक्षिप्त, विमूढ़, निरूढ़ और आरूढ़। ये दोनों दर्शन विमूढ़ स्थिति के दो भिन्न संस्कार हैं, अतः दोनों त्याज्य हैं। तो दोस्तों ये वाली अंडरलाइन आप कर ले, ये भी महत्वपूर्ण है। और ये तो कोटेशन हुई एक तरह से कथन हुआ कि कभी कभी ये दर्शन का कभी कभी चेहरा उड़ाना, कभी कभी मार्क्सवाद, कम्युनिस्टवाद, और ये दोनों मानसिक मोह से रिबाई हैं। दोस्तों ये है, ठीक है। ये कथन किसने कहा, ऐसा पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। आगे है, यह बाढ़ बनने का काल है। नदी अपनी दिशा भूलकर कूल छोड़कर उन्मुक्त हो गई है। अतः बुद्धिजीवी वर्ग से धीरता और संयम अपेक्षित है। घबराकर बन्या की पथभ्रष्ट धार के प्रति आत्मसमर्पण करने की अपेक्षा जल के उत्तरण वन्या के उतार की प्रतीक्षा करना अधिक उचित है। पानी हटने पर नदी फिर कूलों के बीच लौट जाएगी। नदी अपनी सैया यदि बदल भी दे तो नई सैया के साथ कोई कूल और अवरोध तो उसे स्वीकार करना ही होगा। यह नया कूल भी अपने पुराने कूल के समांतर होगा। नदी का तब भी समुद्रमुखी ही रहेगा, उलटकर हिमाचल मुखी कभी नहीं हो सकता। अतः वन्या नाटक के विस्कंबक के बीच का समय मैं न तो बहुत महत्वपूर्ण मानता हूँ और न ही बहुत चिंताजनक। मैं बिल्कुल अविचलित हूँ। दोस्तों ये विस्कंबक शब्द का प्रयोग यहाँ पर नाटक के जो भाग है दोस्तों उसमें से किया गया है, ध्यान रखिएगा। और मैं अविचलित हूँ। मेरा विश्वास है कि कल नहीं तो परसों हम अर्थात पुरानी पीढ़ी का युवा और मेरे बाल खिले छात्र छात्राएं अर्थात नई युवा पीढ़ी में दोनों मिलकर इस शासन एवं व्यवस्था के पुतलीधर की नृत्य कन्याओं के कथक नृत्य की साथ साथ संचित करेंगे। और यह पुतलीधर ऐसा है जिसमें अनुशासित संयमित तालबद्ध कथानक ही चल सकता है। अन्यथा जरा भी छंद पतन होने पर कोई न कोई भाव्य पुतली एक ही झटके में हड्डी आंत तक भक्षण कर डालेगी, क्योंकि इन पुतलियों में कोई विस्कन्याएँ भी हैं। अतः मैं चेष्टा करूंगा कि अपने अंदर की अमृता कला का आविष्कार करके उस उत्तरा फाल्गुनी काल को 20-22 वर्ष के लिए अपने अंतर में स्थिर अचल कर दूं। बारह चाहे सरल वाहे या निदान हो करे, तब मैं अपने बल खिले सहचरों के साथ व्यवस्था की इन पुतलियों को छंदोबद्ध नृत्य भोग सकूंगा। और एक दिन वह भी आएगा जब कोई चिल्लाकर मेरे कान में कहेगा 5 o'clock 5 बज गए। कोई मेरे शीश पर घंटा बजाएगा और मेरे हृदय में बोल सक जाएगा, बहुत हुआ, बहुत होगा, अब नहीं, अहम अमृतम इच्छामि, अहम वानप्रस्थम चरिष्यामि। और तब मैं वान व्यवस्था की पुतलीधर की इन यंत्र कन्याओं से माफ़ी मांगकर उत्तर पुरुष की जय जयकार बोलते हुए मंच से बाहर आ जाऊंगा और अपने को विसर्जित कर दूंगा। लोकरण्य में खो जाऊंगा। अपरिचित प्रक्षोभ अवसर प्राप्त रिटायर्ड स्थानुओं के महाकांतर में, पर अभी नहीं, अभी तो मैं
विश्वेश्वर के सांड की तरह जवान हो। तो दोस्तों ये हुआ कुबेरनाथ राय जी का निबंध, ठीक है, उत्तरा फाल्गुनी। और तो ये मैंने इसका पूरा सार मैंने आपको सुना दिया दोस्तों, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, और बस आप लोगों से अनुरोध है दोस्तों, हमारा 20 जून से जो शुरू हो रहा है टेस्ट सीरीज, सभी उसमें शामिल हो जाएं, रजिस्ट्रेशन कराएं इस नंबर पर दोस्तों, ये नंबर है, इस पर आप रजिस्ट्रेशन कराएं जल्दी से जल्दी, ठीक है। ठीक है, 9999233777। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो पर। आपका दिन शुभ रहे।